देखिए मैं चाहता तो एक ही दो क्लास में मैं ख़त्म कर सकता था, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाता है। और ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण समझते हैं कि वो चीज़ें नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने इसको कई पार्ट में बांट दिया है। आधे घंटे 45 मिनट में आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप हर एक एक पॉइंट को हमने इसमें आपके लिए मेंशन करा है, कोई चीज़ छोड़ा नहीं है। तो मैंने इसमें किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और मतलब मेरे साथ जुड़े रहिए। और भी जितना भी है पॉलिटी है, और भी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्ट्स विषय के लिए मैं लेकर आऊँगा। लेकिन सब में मैंने वही कहा है आपको कि चाहे कोई विषय हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको सिविल सर्विसेज के 40% तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल, अगर प्रीलिम्स का तो कोई कहना ही नहीं है। प्रीलिम्स जो है बिल्कुल यहाँ जितना मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ से क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं किसी भी प्रीलिम्स में नहीं, है ना। मैं यूपीएससी तक के प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। जितना चीज़ मैंने आपको लिखा कर पढ़ाया है, समझा दिया है, उतना में प्रीलिम्स हो जाएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो खैर आगे चलते हैं और आज वाले सेक्शन को कवर करते हैं। आज ही मैंने दो तीन सेक्शन इसमें कवर करना है। एक सेक्शन और बचा हुआ है जिसमें पूरे जो शहर है उसको कवर कर देंगे। ज़्यादा नहीं है, 10-12 शहर हैं जहाँ जहाँ से कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा वस्तु किस शहर से मिला है हड़प्पा के। तो इसको हम एक बार अच्छे से देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लेके आए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कई बार पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। चाहे अगर वो वनडे एग्जाम में जाइए तब भी यहाँ से पूछ लेते हैं। अब तो भाई पीसीएस वगैरह में, आईएएस वगैरह में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बिल्कुल चाहे एक दिवसीय एग्जाम में भी उस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अब जो लोग ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं, जो लोग आर्ट्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो खैर ये तो रामबाण है, ये तो आएगा ही आएगा। तो चलिए हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, कहता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए, है ना। हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली बात है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है ना। देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है, नगर निर्माण योजना। अब नगर निर्माण योजना का अर्थ क्या हुआ। देखिए कोई भी अगर शहर या कोई सभ्यता अगर नगरीय स्तर पर है, इसका मतलब है कि उस सभ्यता में नगरीय होने के गुण मौजूद होंगे। नगर वही हो सकता है, सभ्यता जो है नगर के स्तर पर वही पहुंच सकता है जिसमें एक सक्षम शासक वर्ग है, एक सक्षम जो है प्रशासन के जो है विधि विधान है, एक वाणिज्य व्यापार है, एक शिल्पकारी व्यवस्था का निर्माण हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि एक बेहतर बाजार का विकास हो चुका है। तभी कोई भी सभ्यता नगर के स्तर तक पहुंच सकता है। ठीक है। तो जो भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता है, वो भी सभ्यता नगर के स्तर तक पहुंच चुका है, जिसका कई स्तरों में विभाजन है। भारतीय हड़प्पाई सभ्यता में कई शहर हैं, जैसे कि आप देखिए हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, चांदहोदड़ो, जो है लोहेमजोदड़ो, नाल, सोरतुघई। आप देखिएगा कि यहाँ पे कालीबंगा, आप देखिए कि राखीगढ़ी, बनमाली, लोथल, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये धौलावीरा, उधर आलमगीरपुर, दाइमाबाद, रोपड़, मांदा, आलमगीरपुर, ये सारे जो शहर हैं वो हड़प्पा सभ्यता के हैं। और इन शहरों में जो है ना, इन शहरों में कई विभाजन भी देखने को मिलते हैं। अब विभाजन का मतलब क्या, वर्तमान समय में भी शहरों में विभाजन देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे पॉश इलाका है, जहाँ पे बड़े बड़े एलिट क्लास के लोग रहते हैं। उन क्षेत्रों में अधिक सुविधाएं होती है, जैसे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे, और भी जो है पानी वगैरह का या फिर साफ सफाई का जो है काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो टैक्स पेयर होते हैं। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी नगरों का विभाजन था। जो सबसे बीच का जो क्षेत्र था उसको हम गढ़ी क्षेत्र बोलते हैं। उस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के जो राजे होते थे, रजवाड़े होते होंगे, जो प्रशासक होते होंगे, वो उस काल वहाँ पे रहते थे बीच वाले क्षेत्रों में। उसके बाद का जो विभाजन है उसमें जो है मध्य वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लोग रहते होंगे, और उसके नीचे वाले क्षेत्र है उसमें जन सामान्य के लोग रहते होंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में इतने सारे नगर हैं, इतने सारे शहर हैं, तो सब में विभाजन नहीं है। कुछ कुछ शहरों में विभाजन हमको देखने को नहीं मिलता है, कुछ शहरों में विभाजन हमको देखने को मिलता है, और कुछ शहरों में विभाजन, जैसे कि पहला शहर
कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे विभाजन नहीं है, सब में सब मिक्स हैं, ठीक है। दूसरा शहर इसमें दोहरा विभाजन है, एक है जो गढ़ी क्षेत्र और एक है निचला क्षेत्र। उसमें आप देखें कि जो गढ़ी क्षेत्र है उसमें एलिट क्लास के लोग रहते होंगे, बड़े बड़े लोग रहते होंगे, अधिकारी होंगे, शिल्पी, व्यापारी, इस तरीके के पढ़े लिखे इंजीनियर वगैरह लोग होंगे उस काल के हिसाब से। वर्तमान इंजीनियर तो नहीं होंगे, तो वहाँ पे वो रहते होंगे। निचला क्षेत्र में जनसामान्य रहते होंगे। फिर एकमात्र धौलावीर ऐसा क्षेत्र है जो गुजरात में है, यहाँ पर शहरों के जो विभाजन है वो 3 क्षेत्र में है, गढ़ी क्षेत्र, बीच का क्षेत्र और निचला क्षेत्र, ठीक है। तो ये शहरों के भी विभाजन थे हड़प्पा सभ्यता में। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। दूसरा पॉइंट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता है, अतः मकान के निर्माण में भी नगर जैसी सुविधाएं उपलब्ध रही हैं। देखिए, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है, अतः मकान के निर्माण में भी कई सुविधाएं मौजूद थीं। वर्तमान शहर की बात करें तो हमारे वर्तमान शहरों में भी कई प्रकार की सुविधाएं मौजूद है। कई प्रकार के जो शहर हैं हमारे, उसके घरों में, जहाँ पे शहर में जो घर बनते हैं उसमें लग्जरियस चीज़ें ज़्यादा उपयोग की जाती है, सुख सुविधा की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी वही चीज़ें थी। जहाँ ग्रामीण इलाकों में उतनी सुविधाएं नहीं थी, वहीं शहरों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। जैसे कि जो शहरों के मकान होते थे वो एक मंजिले से बहुमंजिले होते थे, कई मंजिल के मकान होते थे। दूसरा कि हर मकान में जल के उत्तम प्रबंधन किए गए थे। जल के उत्तम प्रबंधन का मतलब क्या है? जल का उत्तम प्रबंधन का मतलब है कि स्वच्छ जल का आगमन, पीने के पानी का स्वच्छ जल का आगमन, और जो गंदा पानी है उसको घर से निकालने की उत्तम व्यवस्था। तो जल यानी वाटर मैनेजमेंट उनके पास बढ़िया था। यही कारण है कि प्रत्येक घरों में कुएं की व्यवस्था की गई थी और जल निकासी के लिए सुदृढ़ नालियों की व्यवस्था की गई थी। तो घर की नाली जो है वो गली की नाली से जुड़ जाता था, और गली की नाली मेन नाली से, यानी कि सड़क के जो बीचों बीच में नाली होती है उससे जुड़ जाता था। और नालियों की सफाई के लिए आप देखेंगे कि जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है बड़ा उन्नत जल मैनेजमेंट व्यवस्था है, यानी कि वाटर मैनेजमेंट व्यवस्था है, जो नगरों में ही उस समय देखा जाता था। अब अगला पॉइंट कहता है, चलिए एक पॉइंट और मैं इसमें समझा दूं कि जो शहर के जो मकान होते थे उसमें और भी बहुत सारी सुख सुविधा की चीज़ें होती थी। जैसे कि बेडरूम होता था, वहाँ शहरों मकानों में वॉशरूम होता था, वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था थी, वहाँ किचन की व्यवस्था थी, वहाँ पे जो है जो घर होते थे उसमें आंगन होता था, उसके फर्श भी पक्कीकरण के भी साक्ष्य मिले हैं। शहरों में जो सड़क होते थे उसके भी पक्कीकरण के साक्ष्य मिले हैं, और वो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। क्लियर है। अगले पॉइंट पे आइए, तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण होने के कारण वाणिज्य व्यापार उत्कृष्ट था। ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक बड़ा विशेषता माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण नगरीय होने के कारण वाणिज्य व्यापार अति उत्कृष्ट अवस्था में था। बिल्कुल था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में वाणिज्य व्यापार के कारण ही इतना उन्नत हो सका है। हड़प्पा सभ्यता वाणिज्य व्यापार के आधार के कारण इतना आगे बढ़ सका है, क्योंकि ऐसा हमें दिखता है कि कुछ शहर ऐसे हैं जिसके आसपास में कोई एग्रीकल्चर भूमि नहीं है, कोई कह सकते हैं कि खेती बाड़ी नहीं होता है, पूरा का पूरा इलाका डेजर्ट है, पूरा का पूरा इलाका मरुस्थल है, फिर भी एक अच्छा शहर का निर्माण हो चुका है। इसका मतलब है कि वहाँ पर व्यापारी लोग आते होंगे, वहाँ रुकते होंगे, अपने सामान को बेचते होंगे। तो ऐसे नगर के निर्माण व्यापार के आधार पर ही हुए होंगे। इसका सुंदर उदाहरण सुतका गेंडोर है और सुतका कोह है, और एक शहर और उसका नाम है सोर्तुगई, जो अफगानिस्तान में है। तो वाणिज्य व्यापार काफ़ी उत्कृष्ट रहा होगा। यहाँ तक कि वाणिज्य व्यापार जो है वो 3 चरणों में विभाजित था। गांव का व्यापार शहर से होता था, शहर का व्यापार दूसरे शहर से होता था, और शहरों का व्यापार विदेशों से भी होता था। ठीक है। उसी प्रकार से इसका सुंदर उदाहरण तब देखने को मिलता है जब मेसोपोटामिया से व्यापार भारत का होता था। तो मेसोपोटामिया का शासक है, उसका नाम है सारगोन। सारगोन ने कहा था अपने अभिलेख में कि जो है हमारे के यहाँ मेलुहा और जो है दिलमन, माकन और मेलुहा के व्यापारी हमारे के यहाँ लंगर डालते हैं, यानी कि जहाज रोकते हैं। तो दिलमन की पहचान बहरीन से की गई है, माकन की पहचान बलूचिस्तान से की गई है, और मेलुहा की पहचान हड़प्पा से की गई है। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता से वाणिज्य व्यापार काफ़ी अच्छा रहा होगा मेसोपोटामिया का।
ऐसे तो भारत यानी कि हड़प्पा सभ्यता से वाणिज्य व्यापार बहरीन का था, ओमान का था, सीरिया का था और मिस्र का भी था, और हड़प्पा यहाँ क्या कहते हैं मेसोपोटामिया का तो था ही था। तो यह उत्तम वाणिज्य व्यापार को दर्शाता है एक नगरीय व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, तो कहता है कि नगरीय व्यवस्था का मुख्य तत्व शासन व्यवस्था का उत्तम माना जाता है, जिसमें उत्कृष्ट लिपि का होना अति आवश्यक माना जाता है। देखिए, अगर कोई व्यवस्था नगर के स्तर पर पहुंच गया है तो वहां पर एक बेहतर कानून होना अति आवश्यक माना जाता है, और उस कानून को लिखित रूप में प्रेषित करना उससे बड़ी व्यवस्था मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता में चूंकि एक नगरीय व्यवस्था पर पहुंच गई थी, अतः हड़प्पा सभ्यता में लिपि का भी विकास हो चुका था। यह अलग बात है कि हम लोगों ने हड़प्पाई लिपि आज तक नहीं पढ़ी है, हड़प्पाई लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। हड़प्पाई लिपि को गौमूत्री लिपि कहा जाता है, हड़प्पाई लिपि को बॉस्ट्रोफ्रेंडम लिपि कहा जाता है, और इसी लिपि को चित्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। क्लियर है। तो जो है लिपि का विकास होना नगरीय स्तर को दर्शाता है हड़प्पा सभ्यता का, एक विशेषता है हड़प्पा की। अगला पॉइंट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता तकनीकी एवं शिल्पकारी व्यवस्था भी मानी जाती है। बिल्कुल थी। हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय स्तर पर होने का एक और भी प्रमाण देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में तकनीकी काफ़ी उन्नत थी। जैसे कि तांबे की खोज तो पहले हो गई थी, लेकिन तांबे की खोज तो नवपाषाण काल में ही हो गई थी, लेकिन हड़प्पा काल में टीन की खोज, चांदी की खोज, सोने की खोज, पोटीन की खोज और सीसा की खोज हड़प्पा काल में हुई। और ये जो है ये उन्नत व्यवस्था तब पहुंच गई आगे जब हड़प्पा वासियों ने तांबा और टीन को मिला करके एक नई धातु कांसा का निर्माण कर दिया, तो ये व्यवस्था और उन्नत हो गई। तो हड़प्पा सभ्यता की देन है कांसा। ठीक है। अच्छा, उससे एक कदम और हड़प्पावासी बढ़ गए जब कांसा को पिघला करके द्रव्यमोम विधि के आधार पर मूर्ति निर्माण कला को भी डेवलप कर दिया। मतलब कि सांचा बना करके उसमें मेटल को पिघला करके सांचे में डाल दिए और एक नई मूर्ति तैयार हो गई। जैसे कि हड़प्पा में एक स्थल, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक हमें क्या मिला है, तो नर्तकी की मूर्ति मिली है जो द्रव्यमोम विधि के आधार पर बनाया गया है। उसी प्रकार से कई खिलौने बनाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता में जो मेटल के बने, धातु के बने हैं। जिस प्रकार से जैसे एक बंदर बनाया गया है, कई बैलगाड़ी बनाए गए हैं, कुछ खिलौने तो मिट्टी के भी हैं लेकिन कुछ खिलौने धातु के भी हैं। तो धातु निर्माण कला हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि तकनीकी व्यवस्था और शिल्पकारी व्यवस्था। शिल्पकारी व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में एक कॉमन साधन हुआ करता था जो सौंदर्य का साधन था। वो था जो है मनके। लोग गले में मनके पहनते थे और मनके बड़े सुंदर होते थे, लाल, हरे, काले प्रकार के मनके होते थे जिसको गले में पहनते थे। और मनका निर्माण कला जो है हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी व्यवस्था को एक अलग प्रकार के उत्कृष्ट व्यवस्था में शामिल करता है। उसी प्रकार से बर्तन निर्माण कला जिसको मृदभांड कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता की एक अलग व्यवस्था है। और उससे अब देखिए कि बेहतर तब हो जाती है मृदभांडों की व्यवस्था जब मृदभांडों पर कलई किया जाता है, मृदभांडों पर पेंटिंग की जाती है और उस पेंटिंग में जो काले रंग और गेरुआ रंग का इस्तेमाल किया जाता है वो आज तक जस का तस बना हुआ है। इसका मतलब है कि उनकी जो पेंट हुआ करते थे, उनके जो रंग हुआ करते थे, वो किस प्रकार से बनाते थे वो आज तक चलता जा रहा है। और हमारे जो आज वर्तमान की व्यवस्था की बात करें तो हम लोग जो है एक नॉर्मल सा पेंट लाते हैं, वो 2 दिन 4 दिन में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो व्यवस्था है और हड़प्पाई व्यवस्था, वो जो दोनों में डिफरेंस है। पता नहीं किस कलर का उपयोग करते थे, कैसे रंग बनाते थे, पता नहीं चलता, लेकिन हाँ फिर भी व्यवस्था तो उनकी उन्नत थी। ठीक। अब अगला पॉइंट पे आइए। अतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्प व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता का जो एक बड़ा व्यवसाय है वो शिल्प व्यवस्था भी है। इसमें बर्तन निर्माण कला है, उसमें जो है क्या कहते हैं रथ निर्माण जो है, उसमें क्या कह सकते हैं कि मन के निर्माण है, वस्त्र निर्माण है, ये सब शिल्पकारी व्यवस्था में ही शामिल था जो कि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलन में एक था। अब आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, अब कहता है कि हड़प्पा वासियों को ग्रह एवं नक्षत्र का भी ज्ञान था। बताइए कि हम लोग वर्तमान में ग्रह और नक्षत्र की बात करते हैं, हड़प्पा वासी भी ग्रह नक्षत्र के ज्ञान से जो है वो वशीभूत थे।
हड़प्पा वासियों के पास भी ग्रह और नक्षत्र का ज्ञान था, क्योंकि एक बच्चे का शव मिला है और उस शव के गले में एक ताबीज मिला है। इससे पता लगता है कि उस काल में ग्रह नक्षत्र जैसी कोई चीज़ें थी, जादू टोना जैसा कोई चीज़ था। और उसी प्रकार से एक मुहर मिला है जिस पे एक मछली का चित्र है, उस पे 7 चिन्ह बनाए गए हैं। आज भी हमारे ग्रहों में 7 ग्रह जो है काफ़ी प्रमुख माने जाते हैं। उन ग्रहों में कहीं न कहीं उस ग्रहों का संबंध हड़प्पा सभ्यता से ही देखने को मिलता है। तो ये उस काल में प्रचलन में था। उसी प्रकार से देखिएगा कि हड़प्पा वासियों को 16 तथा उनके गुणज के प्रयोग करते थे वे लोग, मतलब गणना में 16 के गुणज का प्रयोग करते थे। उनके यहाँ द्विविभाजन प्रणाली का भी विकास हो गया था। द्विविभाजन प्रणाली का मतलब है कि 2 से विभाजन करने वाला, 2 से 4 से 6 ऐसे 8 16 इस प्रकार से। उसी प्रकार से दशमलव पत्ती का विकास हो गया था, 1.5 1.6 ऐसा कुछ करके। तो दशमलव प्रणाली का भी विकास हो गया था, क्योंकि अगर आप हड़प्पा सभ्यता में स्थित एक बहुत बड़ा स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, उस मोहनजोदड़ो के स्नानागार की अगर मेजरमेंट करेंगे आप, उसकी आप चौड़ाई और लंबाई निकालेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग मीटर और 8 पॉइंट समथिंग मीटर जो है उसके लंबाई चौड़ाई है। तो इससे पता लगता है कि उस काल में दशमलव पद्धति का भी ज्ञान था। और उसी प्रकार उनके शहरों के बनावट में भी मेजरमेंट का बड़ा योगदान दिखता है। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता एक उत्कृष्ट व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चलिए अगला पॉइंट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता उसके धर्म एवं संस्कृति के विकास को भी दर्शाता है। हड़प्पाई नगरों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक सामाजिक भूमि के लोग रहते थे। यही वजह है कि मृतक संस्कार पद्धति तथा उपासना की पद्धति, देवी देवताओं के स्वरूप में भी अंतर हमको देखने को मिलता है। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट ये है। ये पॉइंट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, हड़प्पा सभ्यता चूंकि एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न समुदाय जाति धर्म के लोग वहाँ निवास करते थे और उनकी अलग अलग मान्यताएं थी। ठीक है, यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता में जो देवी हैं, देवता हैं, इनकी पूजा अलग रूपों में हो रही है। उसी प्रकार के सर्प की पूजा होती है, पेड़ की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, उर्वरता की देवी की पूजा होती है। इसका मतलब है कि उस काल में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते होंगे, अतः सबकी मान्यताएं अलग अलग रही होंगी। ठीक है, दूसरा इसका प्रमाण यहाँ मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मृतक संस्कार पद्धति है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जब डेथ कर जाते थे, मर जाते थे, तो उनके दफनाने के, उनके दाह संस्कार के प्रक्रिया में भी अंतर दिखता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में आंशिक समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण और दाह संस्कार तीनों प्रथा प्रचलन में था। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर डेथ कर जाता है तो उनको मतलब खुले में छोड़ दिया जाता था, कहीं जंगल में या फिर कहीं दूर ले जा करके, ताकि उनके शव को पशु पक्षी कुछ खा लें। उसके बाद बचे हुए अवशेष को दफना देते थे, और कुछ को जो है मरने के बाद सीधे दफना देते थे, और कुछ को वहाँ पे दाह संस्कार किया जाता था, यानी कि जलाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में तीनों व्यवस्थाएं प्रचलन में थी। हमें जो है आपको जो युगल समाधि के साक्ष्य भी मिले हैं। युगल समाधि का मतलब क्या है? 2 व्यक्तियों को एक ही कब्र में दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इससे सब प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता में कहीं ना कहीं सती प्रथा का भी प्रचलन रहा था। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। उसी प्रकार से अगर देखिए कि देवी देवताओं की पूजा हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर प्रचलन में था। और हड़प्पा सभ्यता एकमात्र ऐसा सभ्यता है जहाँ पर महिलाओं की सत्ता रही है, यानी कि मातृसत्तात्मक समाज रहा। ये भी हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि नहीं है? तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषता रही। इसको अगर लिख करके आप आगे निकल सकते हैं तो बिल्कुल निकल सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, तो देखिए अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण को प्रेरित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीकरण है उसको प्रेरित करने वाले कौन से कारक हैं? ये क्या भाई? हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण को प्रेरित करने वाले कौन से कारक हैं? अब देखिए अब कोई भी सभ्यता जब नगरीय स्तर पर पहुंच जाता है तो वो जो नगरीकरण को कौन कौन से तत्व बूस्ट देते हैं, नगर होने के कुछ तो जो है प्रमाण रहे होंगे ना। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ था जो नगर को दर्शाता है? तो पहला प्रमाण देखिएगा कि बेहतर कृषि अधिशेष होना। उस काल के लिए जो
आर्थिक आधार है, हड़प्पा सभ्यता का उस काल का आर्थिक आधार है कृषि व्यवस्था, और उसके बाद है शिल्प व्यवस्था, उसके बाद है आपका जो है वाणिज्य व्यापार। ठीक है, तो ये जो है हमारे उस हड़प्पा सभ्यता के कुछ आर्थिक जो है समृद्धि का जो है क्या कह सकते हैं उसको कि एक कारक है। तो देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि अधिशेष है वो अधिक होता था, इसीलिए शहर जो है वो डेवलप कर पा रहा था। उसी प्रकार देखिए कि तकनीकी विकास और शिल्प विशेषीकरण, हड़प्पा सभ्यता में तकनीकी विकास हो गया था और शिल्प का विशेषीकरण था। शिल्प का विशेषीकरण का मतलब क्या है कि एक ही टाइम में बहुत सारे शिल्पकारी थे और बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण अलग अलग करते थे, उस शिल्प विशेषीकरण कहलाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में इसका भी प्रचलन था। आगे कहता है कि उन्नत वाणिज्य व्यापार। देखिए हड़प्पा सभ्यता में उन्नत वाणिज्य व्यापार भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में उन्नत वाणिज्य व्यापार भी देखने को मिलता है, और ये जो वाणिज्य व्यापार है वो शहरों से देहात, देहात से शहर, और शहर से दूसरे शहर, और दूसरे शहर से विदेशों के रूप में भी व्यापार होता था। तो एक सक्षम व्यवस्था थी। आगे कहता है कि एक सक्षम शासक वर्ग का होना। देखिए कोई भी नगरीय व्यवस्था तभी चल सकती है, तभी आगे बढ़ सकती है जब एक बेहतर शासक वर्ग हो। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हड़प्पा सभ्यता में जो शासक वर्ग है इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हड़प्पाई लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके कारण जो है जो हड़प्पा सभ्यता का शासक कौन था इसके बारे में जानकारी नहीं है। किंतु इतना तो तय है कि इतने बड़े शासन को चलाने के लिए कोई ना कोई शासक तो रहा होगा, तभी तो इतना बढ़िया शासन व्यवस्था चलेगा। आज जो है देखिए कि इतने बड़े शासन तंत्र में भी व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत गड़बड़ा जाती हैं, लेकिन उस काल में तो कोई ना कोई शासक जरूर रहा होगा, तभी तो इतना बढ़िया वेल मैनेज शहर है, इतने बढ़िया रोड हैं, इतना बढ़िया टाउन है। तो कुछ तो शासक रहे होंगे। ठीक है, ये अलग बात है कि पता नहीं। आगे कहता है कि एक पुरोहित वर्ग की उपस्थिति। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक कोई ना कोई ऐसा पुरोहित वर्ग रहा होगा जो चीज़ों को समेटता होगा, चीज़ों को जो है एक जगह करता होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता होगा, तो कुछ तो रहा होगा, है ना। ये अलग बात है कि पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रहा होगा, ये मानना पड़ेगा आपको। अगला टॉपिक कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगरीय सभ्यता के कौन कौन से तत्व मौजूद थे। ये प्रेरित करने वाले कारक हैं और नगरीय सभ्यता के तत्व यहाँ पे दिखना है। तो देखिए कि नगरों का बृहद आकार होना नगरीय सभ्यता को दर्शाता है। बिल्कुल, नगर 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए थे, 1600 किलोमीटर लंबा और 1300 किलोमीटर चौड़े क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो एक बृहद आकार नगरों का नगरीय व्यवस्था को दर्शाता है। दूसरा कहता है कि नियोजित आवास व्यवस्था, जो आवास रहने के लिए जो मकान बनाए गए थे वो एक बेहतर सलीके से बनाए गए थे, एक लाइन में बनाए गए थे, उनकी जल प्रबंधन अच्छी थी, उनकी जल निकासी अच्छी थी, है ना। जो है क्या कह सकते हैं कि घरों में व्यवस्था बढ़िया था। तो ये जो है ये आवास सिस्टम बहुत अच्छा था। आगे कहता है कि नगरों का एक बड़ा जनसंख्या शिल्प और व्यापार में लगा होना। कहते हैं कि जो नगरीय व्यवस्था होती है उसमें एक बड़ी जनसंख्या जो शिल्पकारों की होती है और बड़ी जनसंख्या व्यापारियों की होती है। आज भी देख लीजिए जितना भी शहर है वहाँ पे वही लोग रहते हैं जो कामकाजी हैं, जो कामकाजी नहीं है वो थोड़े नगर में रहेंगे, शहर में रहेंगे। तो ये व्यवस्था है। कहता है कि एक सक्षम शासक वर्ग की उपस्थिति होना। बिल्कुल, कोई ना कोई तो शासक रहा होगा, ये अलग बात है कि हम लोग पता नहीं कर पाए अभी तक। आगे कहता है कि लिपि का प्रयोग का प्रचलन में होना। बिल्कुल, कोई भी शहरी नगरीय व्यवस्था है वहाँ पर लिपि नहीं रहेगा तो फिर उस शहर का बेहतर प्रबंधन भी नहीं होगा, है ना। तो लिपि का विकास बिल्कुल था। ये अलग बात है कि लिपि हम लोगों ने पढ़ी नहीं पाई अभी तक। एक सांस्कृतिक विविधता का होना। बिल्कुल, शहरी क्षेत्र में विभिन्न जाति समुदाय धर्म के लोग रहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में भी रहे होंगे, तभी तो वहाँ पे बहुदेववाद का प्रचलन है, बहुत सारी चीज़ों की पूजा हो रही है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसके कारण वहाँ पे सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अंत्योष्टि। अंत्योष्टि का मतलब क्या है कि मरने के बाद लोगों को किस प्रकार से समाधान व्यवस्था के अंतर्गत दाह संस्कार किया जाता था कि जो है क्या कहते हैं उसको कि समाधि लिए मतलब क्या कहते हैं उसको कि दफनाया जाता था। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। कहता है कि जो अंत्योष्टि के कई प्रकार हुआ करते थे। एक है कि पूर्ण समाधि, और एक है आंशिक समाधि, और एक है दाह संस्कार। ये तीनों व्यवस्थाएं प्रचलित थी। ठीक है, अच्छा देखिए कि कभी कभी ऐसा देखा गया है हड़प्पा सभ्यता में कि जो शवों को दफनाया जाता था, ठीक है, उसको शवों को कई टुकड़ों में काट दिया जाता था और काट करके घर के आंगन में ही दफना दिए जाते थे। ये हड़प्पा सभ्यता का एक अलग प्रकार के जो है व्यवस्थाएं थी।
आगे देखा कि सबसे अधिक पूर्ण समाधिकरण का प्रचलन था। पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या है कि मरने के बाद पूरे शरीर को ही दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण कम प्रचलन में था, और जो दाह संस्कार भी कम प्रचलन में था, लेकिन सबसे अधिक क्या थी, तो आंशिक जो है पूर्ण समाधिकरण सबसे अधिक प्रचलन में रहा था हड़प्पा सभ्यता में। उसी प्रकार से कहता है कि लोथल से युग में समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे विद्वानों ने सती प्रथा के प्रचलन के रूप में देखा है। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें जो है दो शव को एक ही कब्र में दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने, जिसे शोधकर्ताओं ने, जिसे इतिहासकारों ने सती प्रथा के बारे में बताया कि यहाँ पर सती प्रथा का प्रचलन था कि अगर पति मर गया होगा तो पत्नी को भी दफना दिया गया हो। क्लियर है? तो कहता है कि हाँ, इसमें कहता है कि रोपड़ से एक कब्र मिला है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। बिल्कुल, वहाँ पर चूंकि पशु प्रेमी लोग होंगे तो कुत्ते को पालते थे, तो अगर कुत्ता, हो सकता है कुत्ता मर गया होगा या फिर मालिक के साथ कुत्ते भी दोनों मर गए होंगे, तो दोनों को साथ में दफना दिए थे। तो ये मिला कहाँ से? रोपड़ से मिला है। रोपड़ से एक कब्र मिला है जहाँ पर मालिक के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया है। ठीक है, तो ये इसमें ये था। और भी है आगे, हाँ और भी है, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। और भी है ना एक, हाँ, हड़प्पा। तो ये बाकी 5 और स्लाइड है, तो 5 स्लाइड बाकी कल कवर करेंगे, लेकिन अभी इसको भी कवर कर लेते हैं हम कि कौन कौन चीज़ें कहाँ से निर्यात और आयात होती थी, जो भी देख लीजिए एक बार। अब कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य, ये भी काम का चीज़ है, काफ़ी काम का चीज़ है। तो देखिए कि व्यापार जो है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से होता था? मेसोपोटामिया से, अफगानिस्तान से, बहरीन से, सीरिया से, ओमान से, मिस्र से व्यापार हड़प्पा सभ्यता के होते थे। इतने इतने देशों से हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, अगला कहता है कि आयात की वस्तुएं, हड़प्पा सभ्यता में आयात होता था कौन कौन चीज़ें, उसको देख लेते हैं। देखिए, डामर आयात होता था, जो ईंटों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। उसी प्रकार से अलवस्ट, ये लाते थे कहाँ थे? तो बलूचिस्तान से आता था ये। डामर एवं चांदी कहाँ से लाते थे? मेसोपोटामिया से। आगे की चांदी, और ये है टीन, चांदी टीन, और ये चांदी टीन फिरोजा, लार्जवद मनी, ये आता था अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा आता था राजस्थान के खेतड़ी से, और सोना आता था कोलार कर्नाटक से। ये जो है हड़प्पा सभ्यता में आयात होता था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता से निर्यात क्या होता था उसको भी देख लेते हैं हम एक बार, कि लोथल से सीप की बनी वस्तुएं और हाथी दांत निर्यात होते थे। ये विश्व भर में फेमस थे। लोथल से जो सीप की जो वस्तुएं होती थी और हाथी दांत के जो वस्तुएं होते थे, खासकर सजावटी सामान होते थे, वे पूरे वर्ल्ड में फेमस थे उस काल में। तो ये यहाँ से निर्यात होता था। उसी प्रकार से कपास, ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र यहाँ से निर्यात होता था। और फिर अनाज, फल एवं सब्जियां हड़प्पा सभ्यता से दूसरी सभ्यताओं में निर्यात होती थी। फिर उसी प्रकार के व्यापार संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में रहा था, है ना। इतने व्यापार वाणिज्य होने के जो है बावजूद भी हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में ही वाणिज्य व्यापार व्यवस्था थी। ये जो है हड़प्पा सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और ये व्यापार वाणिज्य का कुछ जो है आपको कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें 4 स्लाइड है, उसमें सारे शहर को मैंने कवर कर दिया है कि कौन कौन से शहरों में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, पाई जाती हैं, है ना। वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, खास करके कि हल कहाँ से मिला है, फाल कहाँ से मिला है, मूर्ति कहाँ से मिली है, तो सारे मैंने उसमें कवर कर दिया है। आप लोग से इतना ही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक सब्सक्राइबर तो बनता ही है, ये अलग बात है आप लोग करते नहीं हैं, लेकिन आप लोग कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए, क्या आपको जाता है भाई, है ना। तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।